नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। हरियाणा में सीएम पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार प्रचार अभियान। आज बसाना समेत 2 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे सीएम धामी। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वहां पर जनसभा करेंगे। लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो हरियाणा में सीएम धामी का धुआंधार प्रचार अभियान आज भी जारी रहने वाला है। क्योंकि देखिए, अब समय बहुत कम बाकी बचा हुआ है। 5 अक्टूबर को वहां पर वोट डाले जाने हैं। 8 अक्टूबर को फिर नतीजे सबके सामने होंगे, हरियाणा के भी, जम्मू कश्मीर के भी। ऐसे में अब ये जो अंतिम दौर चल रहा है चुनाव प्रचार का, उसमें पूरी जोर आजमाइश लगाते हुए नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और आज इसी कड़ी में एक बार फिर से चुनाव प्रचार करने के लिए उतरेंगे मैदान में। हरियाणा में बसाना समेत 2 जनसभाओं को उन्हें संबोधित करना है। जनसभाओं को संबोधित करते हुए जाहिर तौर पर बीजेपी हरियाणा के अंदर पिछले 10 सालों से है, क्या कुछ उपलब्धियां रही, क्या जनता के लिए खास किया गया, कैसे हरियाणा को विकास के पथ पर आगे ले जाया गया, ये सारी उपलब्धियां गिनवाते नजर आएंगे। लोगों के सामने अपनी सरकार की कामयाबियों को रखते हुए उनसे आगे फिर से बीजेपी को रिपीट करने की अपील करते नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देने की अपील करते नजर आएंगे। शिखा शर्मा हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़ गई हैं। शिखा, आज क्या शेड्यूल है सीएम धामी का वह हरियाणा में? पहले कहां जनसभा होगी, कितने बजे होगी, बताइए जरा। देखिए, आज आखिरी दिन है। वो जो जनसभाएं जो करने जा रहे हैं, 2 जनसभाएं जो है वो करने जा रहे हैं। और पहले बसाना में सबसे पहले वो बसाना में जो है अपनी जनसभा जो है वो करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से वोट की अपील करेंगे। देखिए, लगातार तीसरा दिन का दौरा जो है उनका ये हरियाणा का चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी जो है बीजेपी की उन नेताओं में से जिसपे हरियाणा की जनता जो है वो पूरा विश्वास करती है। लगातार उनको प्रचार में जो है कहीं ना कहीं जोड़ा गया है, नाम उनका जोड़ा गया था। और जिस तरह से वो जहाँ जहाँ सब कर रही हैं, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है जो जनता से देखने को मिल रहा है। और वो आज आखिरी दिन में जनता के बीच में जाके लोगों से प्रचार करेंगे कि वो आने वाले विधानसभा जो चुनाव है उसमें बीजेपी को वोट दे और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार जो है वो हरियाणा में बनाए। शुक्रिया आपका शिखा शर्मा, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो इस तरह से कुल मिलाकर एक बार फिर से आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। मैदान में उतरते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बसाना समेत 2 जनसभाओं को संबोधित करने का आज का उनका कार्यक्रम तय है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर गए उत्तराखंड राज्य के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लोगों का काफी स्नेह मिल रहा है, आशीष मिल रहा है। सीएम धामी की सादगी और जनता से जुड़ाव लोगों को खासा प्रभावित करता हुआ सीएम धामी का वहां पर फूलों से स्वागत किया गया। कई जेसीबी मशीन लगाकर सीएम धामी के वाहन पर वहां पर पुष्प वर्षा करवाई गई। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा, फिर चलेगा भाजपा के संग और फिर से खिलेगा यहां पर कमल। बता दें आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के फरीदाबाद में बीजेपी प्रत्याशी धनेश अधकलखा के पक्ष में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया था, उसमें हिस्सा लिया था। उन्होंने जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की इस दौरान अपील की। जनसभा के बाद स्थानीय लोगों और बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी की गाड़ी पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन भी किया। उधर देहरादून में आज परिवहन प्राधिकरण की बैठक, परिवहन आयुक्त ब्रजेश कुमार संत की अध्यक्षता में बैठक। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक अभी होनी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे रखे जाएंगे जिन पर चर्चा की संभावना है। नए मार्गों पर रूट शुरू करने पर भी चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से अंदर खाने से खबर सामने आ रही है कि जो नए रूट्स हैं उन पर कैसे संचालन किया जाए, उसको लेकर चर्चा होनी है। एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत लाइसेंस आदि पर भी चर्चा की संभावना है। इसके अलावा कमर्शियल वाहनों की मॉडल सीमा पर बन सकती है सहमति। उत्तराखंड परिवहन प्राधिकरण यानी कि एसटीए की आज इस लिहाज से ये अहम बैठक होने वाली है। दरअसल ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि करीब 1.5 साल के बाद एसटीए की बैठक होने वाली है। 1.5 साल के अंतराल के बाद ये बैठक होने वाली है।
परिवहन आयुक्त ब्रजेश कुमार संत की अध्यक्षता में होने जा रही इस अहम बैठक में तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें कमर्शियल वाहनों की अवधि, ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज का विस्तार, देहरादून ISBT में बसों की एंट्री करने पर जो शुल्क लिया जाता है उसको लेकर जो विवाद है, समय रहते कैसे इन विवादों को सुलझाया जा सकता है, इन अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हरीश खनेडा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश, कितने बजे बैठक होगी? 1.5 साल के बाद बैठक होने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है? कौन कौन से अहम मुद्दे जिन पर हो सकती है चर्चा? देखिए, सुबह बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और जिस तरह से आज की अगर बात करें तो आज की 11 बजे से बैठक प्रस्तावित है, जब यहाँ पर बैठक शुरू होगी। और ये माने कि जिस तरह से 1.5 साल बाद जो परिवहन विभाग की जो प्राधिकरण की जो बैठक होने जा रही है, ब्रजेश कुमार संत है उनकी जो आयुक्त हैं उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होनी है और जिस तरह की जो नए मार्ग हैं, यानी कि जो नई सड़कें हैं उन पर रूट तय करने को भी लेकर के इसमें चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही जो एलिगेटर जो पॉलिसी है उसके तहत लाइसेंस और जो अन्य चीजें हैं उस पर भी आज चर्चा होनी है। कमर्शियल वाहनों के लिए जो मॉडल सीमा बनाई गई है उस पर भी आज सहमति बन सकती है। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। जिस तरह से अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या जो लिंक मार्गों की बात करें तो वहां पर भी जो वाहनों की आवाजाही किस तरह से की जाए, उस पर रूट किस तरह से तय किया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा की जाती है। विक्रम जो यहाँ पर जो ऑटो चलाए जाते हैं देहरादून से तमाम जगहों पर, तो उस पर भी किस तरह से उनकी आवाजाही की जाती है, उस पर भी चर्चा होनी है। टूरिज्म के क्षेत्र में, क्योंकि उत्तराखंड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और परिवहन विभाग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका टूरिज्म के क्षेत्र में रहती है, तो उस पर भी आज चर्चा की जानी है। चाहे वो मसूरी का रूट हो या फिर चाहे वो लच्छीवाला का हो या डोईवाला का हो, तमाम जगहों पर भी चर्चा की जाती है। इसके अलावा अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें, जो सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ती हैं, उन पर भी जो नई सड़कें जो बची हुई है उन पर वाइडो किस तरह से उन पर तय किया जाए, इस पर भी आज चर्चा की जाए। तो बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है और जो ब्रजेश कुमार संत है उनकी अध्यक्षता में, यानी कि जो परिवहन आयुक्त है उसकी अध्यक्षता में बैठक होनी है। 11 बजे से जो समय है वो दिया गया है। प्राधिकरण की अगर बात करें तो लगभग 1.5 साल बाद ये बैठक हो रही है, जिससे भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है। शुक्रिया आपका हरीश खनेडा, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। उत्तराखंड में मौसम पल पल आंख मिचौली खेल रहा है। लोगों को अभी बारिश से निजात मिलती हुई नजर आ नहीं रही। मौसम विभाग ने फिर से 4 जिलों में बारिश का अंदेशा जताया, अलर्ट जारी किया। देखिए जरा इस रिपोर्ट में। कभी धूप कभी बारिश, देवभूमि में मौसम की आंख मिचौली। पल पल मौसम बदल रहा करवट, बारिश का अलर्ट, रहिए सतर्क। मॉनसून की विदाई के साथ साथ उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है। देहरादून मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। साथ ही मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। कहां बारिश का अलर्ट? नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर समेत देहरादून के विभिन्न स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप के साथ मौसम गर्म रहने की संभावना है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण गर्मी से काफी हद तक राहत मिली थी, लेकिन रविवार को बारिश कम होने से पारा चढ़ गया। तापमान में बढ़ोतरी होने से दिन के समय गर्मी ने परेशान किया। रविवार को देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री के इजाफे के साथ 32.3 डिग्री रहा, जबकि रात का न्यूनतम तापमान भी 3 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 23.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार मौसम के बदलते पैटर्न के चलते तापमान में इस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अक्टूबर में प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा। चटक धूप खिलने से मैदान से लेकर पहाड़ तक तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
जून मंथ में तो शुरुआत थोड़ी लेट ही हुई थी मानसून एक्टिविटी की भी और रेनफॉल की भी। तो उस चीज़ को आप देखेंगे तो जून में कम थी बारिश, अगर उत्तराखंड की बात करें तो -49% वो रहा था। लेकिन जब आप जुलाई में जा रहे हैं तो उसमें भी हमारे को नॉर्मल रही, अगस्त में भी नॉर्मल रही, और सितंबर में हमारी जो बारिश की एक्टिविटी वो अच्छी रही और वो एक्सेस में रहा। अगर पूरे उसे उत्तराखंड के लिए बात करें, ठीक है, तो एक्सेस में सितंबर मंथ में हमको 55% जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है सितंबर का, उसकी 55% प्लस में वो मिली है, तो एक्सेस है उस मंथ में, सितंबर मंथ में। तो अगर पूरे सीजन की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि ओवरऑल हमारा 10% रहा है प्लस में, तो विद इन नॉर्मल है। तो अच्छी एक्टिविटी, मैं कहूँगा कि मानसून की जब एक बार शुरुआत हो गई थी तो मंथ टू मंथ भी देखें तो अच्छी एक्टिविटी रही। इसके साथ जब आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं तो उसमें हमारे जो देहरादून, चमोली और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, इनमें ओवरऑल सीजन की अगर बारिश देखेंगे तो वो एक्सेस में रही मानसून सीजन की, और जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें नॉर्मल रही है। एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें कि पौड़ी है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में -39% है, तो वो डेफिशिएंट रहा, उसमें कम बारिश हुई है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में मॉनसून समूचे उत्तर भारत से विदा ले लेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश का असर उत्तराखंड के ऊंचे स्थानों पर पड़ा। बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ, नदियां उफान पर रहीं, जहां जहां उफरता पानी पहुंचा वहां वहां बाढ़ का उत्पात जारी रहा। फिलहाल अब लग रहा है कि मॉनसून की विदाई के साथ इस आसमानी आफत से जनता को राहत जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उधर उत्तराखंड में बंद सड़कों को खोलने के लिए तेजी से काम जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव लगातार सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी अभियंताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंद सड़कों की समीक्षा कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के मुताबिक प्रदेश भर में ऐसी 67 सड़कें हैं जो कि बंद पड़ी हुई है। इन सड़कों को जल्द ही यातायात के लिए सुचारू किया जाएगा, खोल दिया जाएगा। जहां मलबा पड़ा हुआ है उन्हें हटाया जाएगा, गड्ढे अगर सड़कों पर है उन्हें भरा जाएगा। जिन सड़कों को खोलने में ज़्यादा समय लगेगा उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और मुख्यमंत्री को बाकायदा उनकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सड़कों के यातायात के लिए इसे सुचारू बनाने के लिए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दंडात्मक कार्रवाई के लिए उनके खिलाफ निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आज की तिथि में लगभग 68 सड़कें बंद हैं पूरे राज्य में, जिसमें से 24 सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं, 43 पीएमजीएसवाई की हैं और एक राज्य मार्ग है। कुल 68 सड़कें बंद हैं, जिसको खोलने के लिए कार्रवाई लगातार जनपदों से की जा रही है। काफ़ी हद तक सड़कों को पहले खोला गया था, संख्या काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन बीच में 3 दिन की बरसात में फिर सड़कें बहुत सारी बंद हुई। करीब 70 से अधिक सड़कें बंद हुई हैं, जिससे संख्या बढ़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इन सड़कों को भी खोलने की कार्रवाई की जाएगी। चारधाम की स्थिति क्या है? चारधाम चल रहा है? वर्तमान में चारधाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है। श्रद्धालुओं का आवागमन सुचारू गति से गतिमान है, चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत की बात। उत्तराखंड द्वारा उत्तराखंड पुलिस के सहयोग से पुलिस मुख्यालय में महिलाओं की सुरक्षा और साइबर क्राइम पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में डिजिटल युग में महिलाओं की सुरक्षा, साइबर क्राइम पर जागरूकता बढ़ाने पर चर्चा की गई। सेमिनार में विशेषज्ञों ने यहां मौजूद लोगों से सीधे संवाद करते हुए उन्हें अवेयर किया, उन्हें जागरूक किया। इस दौरान फिक्की फ्लो उत्तराखंड चैप्टर की अध्यक्ष डॉक्टर चारू चौहान और पुलिस के सहयोग से इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करवाया गया। ये सेमिनार यहां पर रखा गया। इस सेमिनार में डीजीपी अभिनव कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे। उन्होंने राज्य भर में महिला सुरक्षा के उपाय को लेकर जोर दिया। इस दिशा में उत्तराखंड पुलिस के प्रयासों की जानकारी साझा की कि कैसे हम कोशिश कर रहे हैं महिलाओं को, तमाम लोगों को साइबर क्राइम से बचाया जा सके। इंटरएक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र में लोगों ने सीधे एक्सपर्ट से संवाद किया। उनके मन में, उनके जहन में जो भी साइबर क्राइम को लेकर सवाल थे, एक्सपर्ट से उन्होंने पूछे। वहीं हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गंगा संरक्षण समिति की 53वीं बैठक आयोजित की गई। इस दौरान गंगा की स्वच्छता और तटों पर हो रहे अतिक्रमण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।
जिलाधिकारी ने बताया, गंगा किनारे कुछ अतिक्रमण की शिकायतें मिली है। कुछ नाले अभी सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से गंगा प्रदूषण का खतरा लगातार बरकरार है। इसे दूर करने का प्रयास चल रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गंगा में किसी भी तरह का अपशिष्ट ना जाने पाए, कोई गंदगी ना जाने पाए, कोई गंदगी ना डालने पाए। इसको लेकर नालों पर जाले लगाने से के अलावा मूर्ति विसर्जन रोकने के लिए भी वहां पर बड़े बड़े चेतावनी बोर्ड लगाने की आवश्यकता बताई गई। उन्होंने कहा कि वहां पर जाल लगाने चाहिए, बड़े बड़े जो वार्निंग बोर्ड्स है वो लगाए जाने चाहिए, ताकि लोगों को पता हो गंगा के किनारे अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है, और अगर कहीं हो रहा है उसे चिन्हित करके तत्काल उसे हटाया जाए, और इस प्रक्रिया में समिति के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाए। गंगा संरक्षण समिति की आज बैठक हुई है और इसमें विभिन्न बिंदु जो है चर्चा में आए हैं। विभिन्न NGOs और बाकी जो मेंबर्स थे सभी लोग उपस्थित थे, और जो गंगा में कुछ एक सूचनाएं मिली हैं कि उनके बेल्ट में कुछ अतिक्रमण हुआ है, और कुछ नाले जो है अभी भी जो है ट्रैप्ड नहीं है अच्छी प्रकार से, ऐसी शिकायतें मिली हैं। तो उन सभी पर निर्देश दिए गए हैं कि गंगा में किसी भी प्रकार का जो है अवशिष्ट नहीं जाना चाहिए, गंदा पानी किसी भी प्रकार का नहीं जाना चाहिए। और जहाँ जहाँ ऐसी आवश्यकता है, जैसे कहीं पे कोई कूड़ा डाल रहा है गंगा में तो वहाँ जाल लगाने की आवश्यकता है, या कोई मूर्तियों का विसर्जन कर रहा है तो वहाँ पे भी बोर्ड लगाने की आवश्यकता है। तो किसी प्रकार का जो है ऐसा कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए जिससे गंगा प्रदूषित हो। वहीं बेरोजगार युवाओं की विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कंडवाल सहित अन्य सदस्य पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। वहीं आज उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अनशन स्थगित कर दिया, साथ ही राज्य सरकार को मांगे पूरी करने का 1 सप्ताह का समय दिया। इसके अलावा चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि सप्ताह भर में मांगे पूरी अगर नहीं हुई तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। बता दें, पुलिस कांस्टेबल और वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में आयु सीमा बढ़ाने के साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर बेरोजगार युवा धरने पर बैठे, आंदोलन पर बैठे हैं। उधर 9 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले इंडिया बांग्लादेश क्रिकेट मैच को लेकर साधु संतों में नाराजगी है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन नरसिंहानंद ने साधु संतों के साथ मिलकर इस मुद्दे को उठाते हुए विरोध जताया, प्रदर्शन किया, मैच को रद्द करने की मांग की है। दरअसल संतों का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे में बांग्लादेश के साथ क्रिकेट मैच खेलना हिंदुओं के साथ अन्याय है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है। स्वामी नरसिंहानंद ने BCCI को बाकायदा पत्र लिखकर इस मैच को रद्द करने का भी आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी, अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे अग्नि समाधि लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जूना अखाड़े के अन्य साधु संतों ने भी वहां पर अपना समर्थन दिया। उन्होंने भी वहां पर जमकर इस मैच के खिलाफ, आयोजकों के खिलाफ नारेबाजी की। अगर हम इस 9 तारीख के मैच को नहीं रोक पाए तो शर्म से हमें अग्नि समाधि ले लेनी चाहिए। मैं अपने गुरुजी महाराज को लिख के निवेदन करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि अगर अग्नि समाधि लूं तो मैं जूना अखाड़े में यहीं पर लूं, प्रांगण में लूं, लेकिन उसके लिए मुझे अपने गुरु महाराज श्री हरिगिरी जी महाराज से, प्रेमगिरी जी महाराज से निवेदन करना पड़ेगा। अगर वो इसका अनुमति देते हैं तो यहाँ, नहीं तो डास्ता के देवी मंदिर में हम अग्नि समाधि लेंगे अगर हम इस दिल्ली के मैच को नहीं रोक पाए। क्योंकि ये तो तय है भाई, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, इस्लाम के जिहादी बांग्लादेश में हमारे साथ करें, कल वो यहाँ करने वाले हैं। वे रुकने वाले तो है नहीं। अभी तक पाकिस्तान में हो रहा था, अब बांग्लादेश में भी हो रहा भयंकर। लेकिन ये मतलब अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा है। तो मेरा तो अनुरोध संत समाज से यही है कि संत समाज खड़ा हो जाए और हमारा साथ दे, वरना हमारे पास तो अब कोई रास्ता रहा ही नहीं। पिछले काफी लंबे समय से दिल्ली से आई नारकोटिक्स की टीम ने रुड़की क्षेत्र के भगवानपुर, रायपुर से लेकर देवबंद के जटोल मझौल तक छापेमारी की, जिसमें टीम के द्वारा 5 लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। उनकी निशानदेही पर छापेमारी कर बिना पैमाने, बिना लैब टेस्टिंग के ही बनाई जा रही थी। टीम ने ट्रामाडोल जैसी टैबलेट, कैप्सूल दवाइयों को पकड़ा। टीम के द्वारा बताया गया लगभग 15 करोड़ से ज्यादा की ये दवाइयां और कच्चा माल उनके द्वारा बरामद हुआ है।
टीम के इंस्पेक्टर गौरव शर्मा मनोज नरवाल के मुताबिक काफ़ी समय से उनको इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि रुड़की क्षेत्र में इस तरह की दवाइयाँ बनाई जा रही है जिनका ना तो कोई पैमाना है ना ही कोई लैब टेस्टिंग इनकी होती है, यानी कि नकली दवाओं को बनाने का धंधा यहाँ पर लगातार चल रहा था। इसकी शिकायतें मिल रही थी और लोगों की ज़िंदगी के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा था, जिस पर मुखबिर की सूचना के आधार पर फिर बाकायदा टीम बनाई गई और टीम ने मौके पर पहुँचकर दवाई बनाने वाले व्यक्ति को पकड़ा और साथ ही में वहां पर जो भी नकली दवाइयों को बनाने का सामान था उसे जब्त किया गया। और फिलहाल पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई में जुटी हुई है। रामनगर कोर्ट में आकर सभी दवाइयां उनके सैंपल्स लेने के बाद दवाई की जो पेटियां थी उन्हें सील करके कोर्ट में भी पेश कर दिया गया। इंस्पेक्टर गौरव शर्मा ने बताया लगातार इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देखो, इनिशियली ये कार्रवाई देवबंद का एक झबरेड़ा गांव है, वहां पे हमने स्टार्ट करी थी और वहां पे इलिसिट फैक्ट्री चली हुई थी पूरी तरीके से इलीगल। उसमें इन्होंने पूरा एक सिस्टम सेटअप किया, खेतों के अंदर पूरा एक सेटअप सेट किया हुआ था, ब्लिस्टर मशीन, पैकिंग मशीन और फिलर मशीन पूरा। और उसके बाद ये तो इनिशियल कार्रवाई हुई, वहां पे हमने फैक्ट्री सीज की और उसके बाद 2 फैक्ट्री हमने यहाँ आपके रायपुर रुड़की में सीज की और फिर एक हमने उसकी हाउस रेड की। तो कुल मिला के 4 सेटअप्स हैं और पूरा एक जो क्लैंडस्टाइन नेटवर्क जो यहाँ पे वर्क कर रहा था उसको बस्ट किया है। इन रेड तो पहले हुई थी, आज तो इसकी सैंपलिंग की कार्रवाई जारी है। उसमें जब हमने की थी एसपी सर के साथ, हम कितने 15 करोड़ के आसपास तो इसकी अनुमानित वैल्यू है और हमारी 13 लोगों की टीम थी उस टाइम। मतलब देखा जाए तो ये किस इस्तेमाल में की जाती है जो दवाइयाँ? ये हाई लेवल जो है पेन मैनेजमेंट में यूज होती है, जैसे कैंसर पेशेंट्स हो गए, किडनी का पेन, जो एक्यूट पेन मैनेजमेंट में यूज होता है। तो इसको नकली बोलेंगे या ये नकली तो नहीं, स्पूरियस बोल सकते हो, विशुद्ध नशे के लिए। नशे के लिए। इसमें ना क्या है, मेन क्या है कि जो आप कंपनी की दवाई लेने जाओगे उसके अंदर एक हर चीज की एक लिमिट होती है, उसके ज्यादा नहीं यूज की जा सकती और इनका तो कोई पैमाना ही नहीं है, जो मर्जी आई कितना भी डाल दिया। कोई इनकी टेस्टिंग नहीं है, कोई पैकिंग का कोई जरिया नहीं है, सोलिबिलिटी टेस्ट या कुछ भी नहीं है। सुनील पटेल हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। सुनील, कैसे नकली दवाई बनाने वाले इन लोगों का भंडाफोड़ हुआ, इस धंधे का भंडाफोड़ हुआ? शिल्पा, देखिए जिस तरीके से बात करें तो जो रुड़की क्षेत्र है वो नकली दवाइयां और नकली दवाइयों का एक अड्डा बनकर रह चुका है, क्योंकि बात करें तो यहाँ का जो ड्रग विभाग है वो यहाँ पर अब फेलियर होता नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली से आई नारकोटिक्स की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से नारकोटिक्स की टीम के अधिकारियों ने बताया है कि वो पिछले लगभग 15 दिनों से लगातार इस भांडाफोड़ में लगे हुए थे और उन्होंने इस कार्रवाई में 4 जगह जो फैक्ट्रियों से माल बरामद किया है और जो इन 4 फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग थे उनसे 5 लोगों को जेल भी भेजा जा चुका है, क्योंकि नारकोटिक्स की टीम को काफी लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि रुड़की क्षेत्र में इस तरह के जो काम हो रहे हैं, क्योंकि बिना पैमाने बिना लेब के ये दवाइयां बना जा रही थी। खेतों में जो है प्लांट बना लिया गया, बिना अनुमति के प्लांट लगा लिया गया, मशीनें लगा ली गई और ये ट्रामाडोल जैसी टैबलेट को बनाया जा रहा था, जिसको लेकर के उनको सूचना मिल रही थी और वहां पर पहुंचे। जिसके बाद उन्होंने सहारनपुर, यूपी के जो सहारनपुर से एक व्यक्ति को उठाया, उसके बाद वो देवबंद के मझौल में पहुंची, जहां पर एक जो खेत में ही फैक्ट्री लगा गई थी वहां से माल बरामद करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया है। जिसके बाद रुड़की के भगवानपुर रायपुर में पहुंचे, वहां से भी एक हसीन नामक युवक को गिरफ्तार किया था, जिनमें 5 लोगों को टीम जेल भेजा है शिल्पा। और ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। ये एक अपने आप में सवालिया निशान ड्रग विभाग उत्तराखंड पर भी खड़ा कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड का जो ड्रग विभाग है, यहाँ की जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो अपनी कुंभकर्ण नींद से नहीं जाग रही है और बाद से इस दिशा में और गौर करना होगा और जिम्मेदारी से काम करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका सुनील पटेल इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।